जे एडवांस फिजिक्स का पेपर 2 बच्चे कह रहे हैं टफ है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे खुद सॉल्व करें, बिना टाइम खराब करे आपको पूरे सॉल्यूशन देने का प्रयास करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। तो पहला सवाल जो पेपर 2 का अपना सवाल था वो सिंगल कैरेट का सवाल था, और पहला सवाल आपको ये डायमेंशन से दिखाई दिया है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो इसका तरीका है इस वाले सवाल का, उन्होंने बोला कि टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स दैट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर। यानी कि एस को अगर आप ध्यान से देखो तो एस की जो यूनिट है वो अपन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी बाई टी टेम्परेचर बोल सकते हैं, ऐसा है। दूसरा उसने बोला बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर सिग्मा द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप सब लोग जानते हो, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो, रो आप जानते हो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये बात आप जानते हैं अच्छे से। अभी आपको कैसे सॉल्व होना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद बोला के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, आपने थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सुना होगा कि जो आपकी हीट होती है डी एच बाई डी टी करंट, जिसे आप हीट करंट बोलते हो आई एच, जिसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पावर भी बोल सकते हो। सिर्फ मैं क्योंकि यूनिट डायमेंशन सवाल है इसलिए ऐसे टर्म्स को यूज कर रहा हूं। तो पावर को अपन लिखते हैं के ए डेल्टा टी बाई एल, वेयर डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस एल। अगर अपन सिर्फ और सिर्फ यूनिट डायमेंशन के पर्सपेक्टिव सोचे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि अपन पावर को लिख सकते हैं क्या, एरिया जो है वो एल स्क्वायर है, नीचे भी एल स्क्वायर है, यानी कि आपको दिखाई देगा ये के एल इंटू डेल्टा टी। बाद में यूज लगा इसलिए मैं स्टैंडर्ड तरीके से नहीं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ। स्टैंडर्ड तरीका तो क्या है, ध्यान से समझो। आपसे वैल्यू पूछी गई है जेड इक्वल टू एस स्क्वायर सिग्मा बाई के, इसकी आपके डायमेंशंस पूछी गई। अगर आप बहुत ध्यान देखो, एस आपको दिया गया है ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर, सिग्मा आपका 1 बाई रो वाला है, कि आपका थर्मल कंडक्टिविटी वाला है। तो एक तरीका तो ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी की एम एल ए इनकी टर्म्स में लिख लो, एस की लिख लो, सिग्मा की लिख लो और मल्टीप्लाई कर कर के आंसर निकाल लो। वो एक स्टैंडर्ड तरीका है, सॉल्यूशन में आपको दिखाई भी दी जाएगा। थोड़ा सा और छोटा कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझो। एस को लिख सकते हैं क्या, वी बाई टी, ठीक है, यानी कि वी अपना पोटेंशियल डिफरेंस और ये अपना टी। ऐसे ही सिग्मा जो है अपना ये इधर रहा रो एल बाई ए। आर जो अपना है, आर को अपन क्या लिख सकते हैं, आर को अपन लिख सकते हैं वी इक्वल टू आई आर, तो वी बाई आई इक्वल टू रो एल बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। एल बी एल, ये भी एल, तो यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप जो जिसको अपन नीचे सिग्मा बोल रहे हैं यानी कि 1 बाई सिग्मा, इसको अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ऐसे लिख लोगे इसको, वी बाई आई इक्वल टू एल बाई सिग्मा ए, ठीक है। अच्छा ए भी लेंथ की यूनिट है, एल ये किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, ठीक है भाई। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूले नहीं है, मैं सिर्फ यूनिट डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूं। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। टी यहां पे अपना क्या है, टेम्परेचर है। ऐसे ही सिग्मा जो अपना है, ये जो आपको सिग्मा नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, देखो आपको सिग्मा आपको कैसे नजर आएगा, देखो सिग्मा की वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो, इधर इधर देखो, ये एल क्या है, एल और ए क्या है, एल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा एल, ठीक। हाँ सर ये बिल्कुल सही सा लग रहा है, बिल्कुल कहानी समझ सी आ रही है। तो अपन ने ध्यान से देखो तो क्या लिखा, अपन ने लिखा इसको सिग्मा को अपन इधर इधर इक्वेट कर दें तो सिग्मा एल को इधर ले जाए तो इधर लिखा जाएगा आई बाई वी एल। हाँ सर ऐसे सिग्मा को लिख सकता हूं। देखो अब आप अगर आप इस सिग्मा को आई बाई वी एल लिख दोगे तो इधर आ जाएगा आई और ये आ जाएगा वी और ये आ जाएगा एल, और एक के पहले का था ये रहा, और ये रहा के एल। ध्यान देखो तो एक वी ने वी को मार दिया, बिल्कुल सही बात है सर। वी इंटू आई क्या बन जाती है, एक पावर की यूनिट होती है तो पावर लिख लो, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। ये टेम्परेचर का स्क्वायर लिख लो, बिल्कुल सही बात। अब बच्चा के एल, के एल देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे समझाया था, तुम बहुत अच्छे से देखो, तो मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से सिखा रहा हूँ। नॉर्मल प्रोसीजर से तुमने कर लिया होगा, सॉल्यूशन देख लिया होगा, नॉर्मल प्रोसीजर कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो अपन ने बोला केएल, केएल को देखो, केएल अगर देखो तो केएल को क्या लिख सकते हैं, पावर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, बेसिकली अपने को यूनिट से मतलब है तो इसे लिख सकते हैं टेम्परेचर। तो अपना हो गया केएल इंटू टेम्परेचर, यानी कि केएल को अगर अपन बहुत ध्यान से देखो सिर्फ यूनिट की अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसे पावर अपॉन टेम्परेचर। तो केएल को जैसे ही तुम पावर अपॉन टेम्परेचर यहाँ लिखोगे तो पावर अपॉन टेम्परेचर लिखोगे तो पावर ने पावर को मार दिया, टेम्परेचर को मार दिया, तो बचा सिर्फ 1 बाई टेम्परेचर, यानी कि जो सिर्फ यूनिट बचेगी वो सिर्फ टेम्परेचर का इनवर्स बचेगी। क्या टेम्परेचर का इनवर्स, टेम्परेचर इनवर्स, टेम्परेचर इनवर्स, टेम्परेचर इनवर्स, टेम्परेचर इनवर्स दिखाई दे रहा है क्या, टेम्परेचर इनवर्स, हाँ सर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये रहा अपना, ये टाइम वाला टी है, ये टेम्परेचर वाला है, तो बी आंसर अपना सही हो गया। मैंने थोड़े स्टैंडर्ड प्रोसीजर से डिफरेंट तरीके से बताया है, आशा करता हूं तुम्हें वाला सॉल्यूशन समझ आएगा। थोड़ा अलग बता रहा हूं मैं, जो स्टैंडर्ड है उससे हल्का सा अलग, जहां जहां पॉसिबल है, जहां स्टैंडर्ड है वहां स्टैंडर्ड करेंगे। हाँ सर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखो भाई ये वाला सवाल, इसमें बेसिकली इन्होंने क्या करा, 2 कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ L विद रेडियस √2r एंड 2r आर केप्ट एज शोन इन द फिगर। तो ये वाला जो रेडियस है √2r है, ये 2r है, ये सिलेंडर है दोनों, अच्छा दोनों कंडक्टिंग है, क्या है, कंडक्टिंग है, ये √2r है, ये 2r है। इन्होंने बोला कि हमने द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज Q एंड द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड, आउटर सिलेंडर को ग्राउंडेड कर दिया। द एनुलर रीजन, अच्छा आउटर सिलेंडर को
ये करते ही क्या होता है, कंडक्टिंग की पहली बात, ये जो क्यू है आपको ये क्यू यहां दिखाई देगा, ये बात आप जानते हो, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि ये क्यू जो है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये क्यू यहां नजर आएगा, और क्योंकि इसे आउटर को अर्थ कर दिया है तो यहां पे माइनस क्यू नजर आएगा और बाहर जीरो नजर आएगा। ये अपन सब लोग जानते हैं, तभी पोटेंशियल कुल मिलाकर जीरो होगा। हाँ सर, वरना ऐसा होना संभव नहीं है। ऐसा स्फीयर में भी पढ़ते, सिलेंडर पढ़ते हैं, यहाँ चार्ज क्यों, यहाँ माइनस क्यों। हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आ गई है, और बाहर की तरफ चार्ज जो है जीरो हो गया, तभी अर्थिंग करने पर ऐसा पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। स्टैंडर्ड चीज है। अच्छा, इनके बीच में उन्होंने k = 5 डाल दिया, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे एप्सिलॉन लिखेंगे वहां पे 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये बात याद है, डायलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। हाँ, बस उतना करना है, बाद में करेंगे। अच्छा, दिस प्लेन, अब उन्होंने क्या बोला, द एनुलर रीजन बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद द मेटल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 5, कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ द सेम लेंथ l। ये एक इमेजिनरी प्लेन माना, बिल्कुल उसी लेंथ का जिसका सिलेंडर है, ऐसे बिल्कुल ऐसे काट के क्रॉस सेक्शन में, ये एक प्लेन माना। अच्छा ठीक है, इस प्लेन को L at a distance r from the common axis of the cylinders, this plane is parallel to the axis of the cylinders, the cross sectional view of this arrangement is shown in figure 2, ignoring edge effects, the flux of the electric field through the plane is। तो कोई फालतू के कोई इफेक्ट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बोला गया कि बताइए इससे कितना फ्लक्स निकला। फ्लक्स हम सब लोग जानते हैं कि भाई जो है E.D को करके निकाला जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ सर, फ्लक्स अपन बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, अब E.D को करने के लिए यार तो इंटीग्रेशन करें या कोई दिमाग लगाएं, या जैसे ही फ्लक्स की बात आती है तो सबसे पहले आपको टीचर क्या सोचवाता है, यार गॉस लॉ के बारे में सोचो। ठीक है, सही, गॉस लॉ के बारे में सोचें। तो इसमें करना क्या है वो ध्यान से सुनो। इसमें करना ये कि आप अगर इसको यहाँ से देखो, यहीं से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप ऐसा समझो कि आप एक ऐसा लूप लो। कैसा लूप, देखो ध्यान से, आप लूप लो ऐसा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। मतलब कैसे, ध्यान से समझो कि आप एक ऐसा लूप लो, ऐसा, ये ऐसा वाला लूप, ये ठीक, फिर ऐसा ठीक, फिर ऐसे जस्ट बाहर ठीक, ये ऐसे। अच्छी बात है। अब अगर आप इस पूरे लूप, मतलब पूरा सरफेस समझो, आप पूरी सरफेस है ऐसी, गॉसियन सरफेस लेते ना, गॉसियन सरफेस, लूप नहीं सरफेस, ये पूरी ऐसे सरफेस लो, इसको नाम दे दो चाहो तो, A B C D, ऐसी सरफेस दिया आप एक, जो समझो इधर भी इनफाइनाइट जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट जा रही है। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो एक बात तुम्हें समझ में आएगी कि अगर गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ E.da for a closed surface is equals to Qin by epsilon naught। अब एक बात तो मुझे समझ में आई कि बहुत अच्छे से समझना, तो बहुत ध्यान से देखो तो ये जो इनर सिलेंडर है, इस इनर सिलेंडर के जस्ट अंदर मैंने सरफेस ली है, इसलिए जस्ट अंदर ले लो या सीधी भी ले लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ले लो। तो तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो सरफेस है, कौन सी वाली, देखो ध्यान से, ये जो मैं कह रहा हूं, ये वाली, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हाँ, तो तुम ध्यान से देखो तो डीसी से फ्लक्स थ्रू डीसी इज इक्वल टू 0। हाँ सर, अगर तुम इसे बहुत ध्यान से देखो तो E.D को अगर अपन बहुत अच्छे से लिखें तो अपने को ऐसे समझ में आएगा। कैसे, ध्यान से देखो, इसको 4 हिस्से करो, फ्लक्स थ्रू AD, फ्लक्स थ्रू DC प्लस फ्लक्स थ्रू CB, हाँ बिल्कुल CB, प्लस फ्लक्स थ्रू BA इज इक्वल टू Qin बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, ये बात समझ में आती है। बहुत ध्यान से देखो तो फ्लक्स थ्रू AD और फ्लक्स थ्रू BC, फ्लक्स थ्रू AD और फ्लक्स थ्रू BC ही वो फ्लक्स है जो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो ही इस प्लेन का है। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स थ्रू BC है या जो AB अपन बोल रहे हैं, ये वाला BA, ये वाला जो फ्लक्स अपन बोल रहे हैं, ये तो 0 है। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाली जगह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, और बाहर भी कितनी है, 0। तो DC से भी, DC कहां गया, DC ये रहा, ये DC से भी 0 और इससे भी 0, और इन दोनों से जो मिलकर बनेगा वो ही मेरा आंसर है। हाँ सर, बात तो समझ आ रही है, ध्यान समझना। AD और CB से जो फ्लक्स गुजरेगा, क्या वो ही पूरे प्लेन का भी फ्लक्स होगा? क्योंकि AB में तो है ही नहीं, क्योंकि AB जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
और डीसी से भी 0 है क्योंकि अपन ने जस्ट बाहर लिया है, हाँ, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वहां पे फ्लक्स निकलना पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे क्लोज सरफेस में से जो सिर्फ अपना टोटल फ्लक्स आएगा वो असलियत में उसी प्लेन से होगा जो हमसे पूछा जा रहा है। हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो बस अब दिमाग लगाते, पहले तो ये बात समझ में आ गई, अरे आ गई, हाँ सर बिल्कुल आ गई। तो अब इससे लूप से कैसे निकालें, यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये जो इनर स्फीयर है इस पे चार्ज अंदर क्यू है और बाहर माइनस क्यू है। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा करता हूं मैं तुमसे, अलग बना के देखो, वो तुम्हें समझ में आएगा। देखो पहले इसको समझो, एक अपना अंदर वाला रेडियस कितना है भाई, अगर देखो तुम ध्यान से तो ऐसे टक 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 टक, ये दूरी उसने दी कितनी r, और ये कितना है √2r, कितना है, हाँ सर। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक कुल मिला के ये एंगल कितना हुआ 45, तो ये भी कितना हुआ 45, यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये जो जगह है यहां से लेकर यहां तक, क्या ये 1/4 ऑफ द टोटल है। तो अगर टोटल चार्ज इस पे q है तो क्या इस पर चार्ज q/4 होगा, 1/4 हो गया ना 90 डिग्री का, हाँ सर। तो अगर टोटल पे चार्ज q फैला हुआ है तो यहां कितना है q/4, यानी कि एक चार्ज अंदर q/4 आ गया। दूसरा सुनो, दूसरा जो आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर को अगर आप ध्यान दो तो उसका रेडियस कितना है 2r, ठीक, हाँ सर। देखो पीछे देखो 2r, हाँ, और 2r से अगर अपन देखें ऐसे टक 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 टक, ये आपकी दूरी हुई 2r, हाँ सर, ये हो गई 2r, और ये दूरी कितनी है, ये फिर से r, ऐसे ही ये 2r। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये एंगल कितना होगा, फिर से इसे थीटा मान लो, तो 2r cos थीटा इज r, यानी कि 2r cos थीटा इक्वल टू r, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ सर, तो ये हो गया 60 डिग्री, ओ हो, और ये 60 तो ये भी 60, बिल्कुल सही बात सर, ये भी 60, तो ये 60 तो ये भी 60, तो क्या ये 1/3 ऑफ द पोर्शन हो गया, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो 120 यानी कि 1/3, यानी कि ये चार्ज कितना था टोटल इस पे -q, तो -q की जगह यहां कितना आ गया, यहां पे आ गया -q/3। तो q इन टोटल कितना हो गया साहब, q इन टोटल हो गया, ध्यान समझो, q/4 -q/3, हाँ सर, ठीक है, तो q/4 -q/3, बिल्कुल सही बात सर, अच्छे समझ में आ रही है बात, बिल्कुल कहानी एकदम क्लियर है। देखो सही कर रहा हूं क्या मैं, हाँ देखो बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ है ना। तो ये -q/4 आ गया, ये ये आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये जो अपना आंसर आया ये कितना आया, ये -q/12 आ गया, ठीक। तो बेसिकली अंदर चार्ज कुल मिलाकर जो उन सरफेसेस पे आपको दिखाई दिया वो -q/12 दिखाई दिया। अच्छा, जो फ्लक्स होता है, जो टोटल होता है वो होता है Q/ε0। अच्छा, ε0 के साथ एक k जुड़ जाएगा, क्यों जुड़ जाएगा भाई, क्योंकि मैंने बोला था ε0 के साथ k जुड़ता है अगर डायरेक्ट्रिक डाल रखा हो तो। अच्छा, Q की वैल्यू कितनी है Q/12, यानी कि Q/12 × 5 × ε0, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो Q/60 ε0, Q/60 ε0। देखो आपके सामने, समझ में आया क्या, अच्छा ट्रिकी सवाल था। देखो फिर से देखो कैसे लूप लिया था, समझ में आया, पक्का, नहीं आया तो दोबारा फिर तसल्ली से सुनो मैंने क्या बोला है, ठीक। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल सही सर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल पे अपने को क्या बोला, मैं आपको सवाल समझाता हूं जिसको नहीं पता, कि भाई ऐसे अपने दो स्प्रिंग ली, बेसिकली टॉर्क का सवाल है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर वाला, स्टैंडर्ड क्लास में कराए जाते हैं ये सवाल, जिसने करा होगा उसे बात समझ में आ गई होगी कि एक ऐसे स्प्रिंग ली, दो स्प्रिंग ली, तो इस वाली स्प्रिंग को एक बार ऊपर बांधा और इसको यहां बांधा, एक बार इस रॉड में, दोनों को बीच में ही बांध दिया। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताई जाती है, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है टॉर्क बराबर -k थीटा से सवाल करते हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड होता है 2π√I/k। तो आपसे F1 F2 का रेशियो पूछा गया, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो टाइम पीरियड आपने सुना होगा, जब भी रोटेशन का सवाल आता है 2π√I/k, ठीक। हाँ चलो, फ्रीक्वेंसी का लिख लें तो क्या लिखेंगे साहब, फ्रीक्वेंसी का लिख लेंगे तो 1/2π√k/I। के कौन सा है साहब, ये टॉर्क बराबर -k थीटा का जो के होता है ये वो वाला के है ना, ये वो वाला के, ठीक है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये वाली कहानी अपनी चलती है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं अच्छे से, आपको कहानी समझ में आएगी। देखो तो दो कौन कौन से प्रोसीजर है उसको अच्छे से देखो, अच्छे से दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। आओ, सबसे पहले में अगर अपन देखें तो अपने को मास m दे रखा है, यहाँ से अपन ने हिंज कर रखा है, एक जो अपनी हिंज कर रखी है वो यहाँ से कर रखी है, ठीक,
L/2 पे एक बार जो हिंज कर रखी है वो यहाँ से कर रखी है। ये अपन अच्छे से अपने को बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अपन जैसे ही इसको थोड़ा सा ऐसे थीटा घुमाएंगे तो इसमें जो कंप्रेशन आएगा, ये कंप्रेशन आएगा कितना, ये आएगा L थीटा। कितना आएगा, L थीटा। और जो इसमें एक्सटेंशन आएगा ये आएगा कितना, ये आएगा L/2 थीटा। तो इस वाली रॉड पर अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इस वाली रॉड पर जो ऐसे हल्की सी हो गई है, इस पर जो दो टॉर्क लगेंगे, वो एक यहाँ लगेगा और ये भी कंप्रेस हुई है तो ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा। तो ये लगेगा K इंटू L थीटा, ये लगेगा K इंटू L/2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा। क्यों L/2 थीटा, तो K इंटू L/2 थीटा तो फोर्स हो गया और L/2 का टॉर्क हो गया। और इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो K इंटू L थीटा तो अपना फोर्स हो गया और फिर से L अपना टॉर्क हो गया, तो ये हो गया KL स्क्वायर थीटा। तो ये अपना टॉर्क वाली कहानी हो गई, ठीक है। फिर से वापस समझा दो, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा टॉर्क की वैल्यू लिख दी है। अच्छा, दोनों टॉर्क एक ही जगह घुमा रहे हैं, दोनों टॉर्क एक ही जगह घुमा रहे हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान देखो तो मैंने घुमाया, थीटा ऐसे था, तो टॉर्क को लिखा जाएगा। टॉर्क जो अपना लिखा गया वो कैसा लिखा गया, वो लिखा गया, ध्यान से देखो, KL स्क्वायर थीटा प्लस KL स्क्वायर बाई 4 इंटू थीटा। तो आपकी वैल्यू आई 5/4 KL स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो टॉर्क बराबर माइनस K थीटा वाली जो टर्म है वो कुछ इस तरीके से अपने को दिखाई देने लगी। आप बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखी जाएगी कितनी, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K1 I/K की जगह K1/I। आई दोनों में सेम है, दोनों केसेस में, ठीक है सर। ऐसे अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो जो अपना सेकंड केस है वो क्या है, उसको अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो आपको समझ में आएगी बात कि ऐसे अपन ने करा, जैसे अपन इसको दोनों रॉड्स को यहाँ करा हुआ है, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे, एक रॉड अपनी, एक अपना यहाँ पे, एक और दूसरा भी अपना यहाँ पर है, ठीक है सर। जैसे ही आप थोड़ा सा इन्हें टिल्ट करोगे यहाँ से, ठीक, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो आपको ये दोनों फोर्स इधर ही नजर आएंगे, क्योंकि इसमें भी दबाव आएगा। ये जैसे ऐसे होगा, जैसे ऐसे होगा, ये थीटा थीटा ऐसे दिखाई देंगे। तो इसमें कितना दबाव आएगा, इस वाली स्प्रिंग में भी दबाव आएगा L/2 थीटा और इसमें भी आएगा L/2 थीटा, ठीक। तो जो इधर की तरफ आपके फोर्सेज आएंगे, जो इधर की तरफ आपके फोर्स आएंगे, दो मिलाकर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फिर से लिखा जाएगा K इंटू L/2 थीटा। तो हो गया फोर्स, क्या हो गया, फोर्स, और इंटू L/2 हो गया टॉर्क, और दोनों के सेम लगेंगे तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है सर। ये बात सर हमको समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये वाली कहानी आपको दिखाई दे गई। तो जो टॉर्क आपको दिखाई दिया, फिर से अच्छे सुनो, यहाँ पे लिखा गया KL स्क्वायर थीटा प्लस KL स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो KL स्क्वायर बाई 4, KL स्क्वायर बाई 4 दो बार जुड़ जाएगा, तो KL स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा टॉर्क में, KL स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, ठीक है। KL स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। तो इसका जो K इफेक्टिव है, K थीटा टाइप, वो ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया था, ये आया था। अब आपको पीछे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो ये K1 है और ये K2 है, इधर देखो आप, ये देखो यहाँ पे, ठीक। तो अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखो तो आपका F1 और यहाँ के पे कितना F2, तो F2 जो है ये अपना हो गया K1 और ये अपना हो गया K2, ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो F2 की वैल्यू कितनी हुई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ K2/I। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको पीछे क्या पूछा गया है, F1/F2। तो अगर आप F1/F2 करोगे तो F1/F2 इज नथिंग बट, बहुत ध्यान से देखो तो आ जाएगा रूट K1/K2। K1 की वैल्यू कितनी, 5/4 KL स्क्वायर, उधर आएगा K/2 L स्क्वायर। ध्यान से देखो तो आंसर आएगा रूट 5/2। क्या पीछे आंसर मैच हो रहा है? हाँ, देखते हैं क्या कोई आंसर हमारा आया, बिल्कुल आया। क्या सी वाला आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर।
तो ऐसे करते हैं, इसको दोनों तरीके से करा जा सकता है। माइनस माइनस लगाएंगे क्योंकि भाई जिधर थीटा लिया है उसके अपोजिट है। थोड़ा छोटा करके समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। कंसीडर स्टार, बेसिकली ऐसे ब्लैक होल में होता है कि ब्लैक होल ना छोटे छोटे स्टार्स को खाता जाता है, तो खैर उसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। अभी अपन इस बात को समझे कि एक बहुत बड़ा स्टार है जिसमें इन्होंने बोला कि एक M1 स्टार है जो बहुत बड़ा है, और इसके आसपास एक M2 स्टार है जो r दूरी पर है। ये M2 जो स्टार है धीरे धीरे अपना मास लूज कर रहा है इधर की तरफ गामा kg/सेकेंड से, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये ऐसा करेगा तो एक तो जो फोर्स का जो जब भी कोई रिवॉल्व कर रहा होता है, अच्छा इसको बहुत बड़ा बोला, इस बड़े के बोलने से फायदा क्या हुआ कि डबल स्टार सिस्टम नहीं बना है। इसका मतलब M1 हो गया स्टेशनरी और M2 हो गया घूमने वाला चक्का। तो घूमने वाला चक्का हो गया तो एक इसको एक रिलेशन तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, Gm1m2/r² = M2v²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी इक्वेटेड विद द जो अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल इधर हो गया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना इधर हो गया। इन दोनों को बैलेंस करके तो एक कहानी आती है। M2 ने M को मार दिया, R ने R को मार दिया। अब सब लोग जानते हो V की वैल्यू आ गई √Gm1/r। अच्छा इसको बहुत ध्यान से देखो तो एक बात समझ में आएगी, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है तो धीरे धीरे मास इधर जा रहा है, तो V भी चेंज हो रहा है, R भी चेंज हो रहा है और मास भी, ये M1 भी चेंज हो रहा है, M2 भी चेंज हो रहा है। M1 M2 चेंज हो रहा है तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगा कि R भी चेंज होगा और V भी चेंज हो रहा होगा। पर क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, दोनों की अलाइनमेंट में है, तो टॉर्क तो इस M1 के अबाउट 0 ही रहने वाला है ना, चाहे कुछ भी कर लें। टॉर्क अगर 0 रहने वाला है तो एक बात क्लियर है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हाँ सर ये बात सही है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दिस इज क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, mvr। m कौन सा, M2, भाई M1 तो रेस्ट पर है, M2 × V × R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पहले इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, तो दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है सर। M2 × V, अच्छा V कितना देखो, V की वैल्यू अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो V की वैल्यू लिखी हमने √Gm1/r, और R को R ही लिख देते हैं, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर बहुत ध्यान तो √G तो फिर कांस्टेंट में चला गया, तो क्या लिखेंगे, M2 × M1 की पावर हाफ, और अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो R भी क्या हो जाएगा, R की पावर हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से तो दोनों तरफ लॉग लो। इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, याद रखना इस इक्वेशन को। ये कैसे आई बोलो, समझ में आ रही है क्या? मैंने मोमेंटम लिखा mvr। जब भी कोई सर्कल में चलता है ऐसे रफ्तार अगर v है तो क्या वो ऐसा करेगा, असलियत में स्पाइरल पाथ लेते हुए चेंज होगा है सब कुछ, ठीक है। चलो तो पर एक बात क्लियर है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। तो भाई अपन ने ऐसा लिख दिया, तो ये अपनी कहानी आ गई इस वाली जगह पे। तो M2 M1 की पावर हाफ, अगले स्लाइड पे चलते हैं, आपको समझ में आएगा। अपनी इक्वेशन क्या बनी, M2 M1 की पावर हाफ, R की पावर भी हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। स्टैंडर्ड तरीका डिफरेंशिएट करके ही आने वाला है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपसे पूछा गया है सवाल में क्या किस तरफ ले जाना है आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको बोला गया है 1/r dr/d, तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, इसको लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग M2, लॉग इधर अगर लॉग लेंगे तो प्लस हाफ ऑफ लॉग M1 प्लस हाफ ऑफ लॉग R इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। अब अपन क्या करें, ध्यान से देखो, अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएट कर लें तो क्या आएगा, देखो ये आएगा dm/dt dm2/dt dm2/dt 1/m2, ऐसे ही 1/2 m1 dm1/dt, ध्यान सुनना क्या कर रहा हूं, प्लस dr/1/2 1/r dr/dt। ओ हो ये तो निकालना है हमें, यही तो चाह रहा था, इक्वल टू 0, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करा है, ठीक है। ये करने पे डिफरेंशिएट करा मैंने, ठीक है। पहले लॉग लिया फिर डिफरेंशिएट करा, ये लॉग लिया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप सब लोग जानते हो। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो
तो M1 ना बहुत बड़ा है, सवाल में दिया हुआ है कि M1 इज मच 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 ग्रेटर देन M2। अच्छा, dm1/dt और dm2/dt दोनों सेम है, एक से मास आ रहा है एक से जा रहा है, तो गामा निकल रहा है M2 से, M1 में जा रहा है गामा हर सेकंड, तो ये क्वांटिटी तो सेम है, पर M1 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ऐसा समझो कि M2 अगर 1 kg है तो M1 1 अरब kg है, ऐसा समझो। तो क्या ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी हो गई? तो क्या इसे नेग्लेक्ट करा जा सकता है इसके कंपैरिजन में? बिल्कुल करा जा सकता है। अच्छा, dm2/dt चेंज ऑफ मास ऑफ m2, क्या उसमें से गामा निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है, मतलब घट रहा है, मतलब dm2/dt क्या है? नेगेटिव, यानी कि लिखा जाएगा माइनस गामा बाई m2 प्लस 1/2 1/r dr/dt इक्वल टू 0। तो अगर इसको अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को 1/r dr/dt की वैल्यू जो नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है? देखो वो नजर आएगी, इधर अपन लेंगे ना माइनस गामा, तो इधर अपना आ गया -2 गामा बाई m2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? देखते हैं, -2 गामा बाई m2 बिल्कुल नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? बी, यानी कि अपन ने जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए और चलते हैं अपन आगे वाले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये वाला तो अपना आंसर आ गया, सेकंड सेक्शन आ गया, जिसमें आप सब लोग जानते हो कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। चलिए समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल बोला गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ, ये स्टैंडर्ड सवाल है, क्लासरूम में बहुत अच्छे से कराते हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁸ कूलम इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड। द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय डिस्टेंस। पहले अपन पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसने बोला कि एक 10 सेंटीमीटर का हमारे पास स्फीयर है, ये रहा 10 सेंटीमीटर, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन ने एक चार्ज रख दिया, ठीक। और चार्ज के बारे में, द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड, पॉइंट चार्ज इतना कितना 10⁸ का, ठीक है सर। अब उसने बोला कि अब उस द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड। इसको ग्राउंड कर दिया। पहली बात, ग्राउंड करने पे आप जानते हो कि इसका नेट पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। इस पे कभी चार्ज मान लो आया Q डैश, कितना आया Q डैश, तो इसका जो नेट पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए। तो सेंटर पे इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर है तभी सब जगह 0 होगा, तभी, क्योंकि पूरे स्फीयर पर जो है वो पोटेंशियल 0 होगा और सेम भी होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अपन सेंटर पे पोटेंशियल लिखें तो इसके खुद की वजह से कितना होगा, k Q डैश बाई 0.1, ठीक है, प्लस k इंटू 10⁻⁻8 बाई 0.2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। k ने k को मार दिया, आप बिल्कुल अच्छे से जान रहे हैं इस बात को। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसका मतलब Q डैश, अच्छा 0.1 0.2 हो गया, तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई? Q डैश की वैल्यू आ गई 10⁻⁻8, इधर अपन ले जाएंगे तो अपनी बच जाएगी 2। अच्छा, ये माइनस में आई, क्यों आई माइनस में? क्योंकि नेगेटिव आना है, ठीक है सर। ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो एक 10⁻⁻8, अगर आप इसको बहुत अच्छे से लिखो तो आपको ये बात समझ में आएगी, ये वैल्यू इधर 10⁻⁻1 कर दो 10/2, तो ये आ गया -5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हाँ, बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही। तो ये वाला चार्ज इस पर आ गया Q डैश। अच्छा, Q डैश माइनस आया, माइनस आया, इसका मतलब इससे उसने क्या बोला, देखा, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज, यानी कि इतना माइनस आया, मतलब इससे इतना चार्ज निकल के चला गया होगा। ये देखो 500⁻⁹ आया ना, मतलब कमी हो गई, मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज इससे निकल के इधर चला गया, तो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज इतना, मतलब ये बी ऑप्शन सही है। बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। अच्छा, इसने एक बात और बोली कि बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। एक और बात करते हैं, एक का आंसर तो अपन निकाल लिया, बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। ग्राउंड करने से पहले तो सिंपली पोटेंशियल जो अपने को समझ में आ रहा है वो क्या, इसका जब ग्राउंड नहीं करा था, तो ग्राउंड नहीं करा तो ये वाले ऑप्शन के बता रहा हूं आपको, जब ग्राउंड नहीं करा तो क्या हुआ, जब ग्राउंड नहीं करा तो बस एक स्फीयर है, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
अपना एक चार्ज है 10⁻⁸, तो इसका पोटेंशियल, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होगी, तो क्या चाहिए इसमें खुद पे कोई चार्ज होगा ही नहीं, कोई भी चार्ज, मैं तो कह रहा हूँ इसमें प्लस माइनस जो भी आए, इसमें आपको क्लास में बताया जाता है बिल्कुल, यहाँ पे मान लीजिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, अभी मैंने अर्थिंग नहीं करी तो नेट चार्ज तो जीरो ही हुआ ना इस पे, तो इस पे इस पूरे पे क्यू नेट कितना हुआ, जीरो, ठीक। तो इसका जो पोटेंशियल होगा खुद की वजह से तो जीरो ही होगा सेंटर पे, और सेंटर पे जो होगा वही सब जगह होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो सेंटर पे निकाल लो, वही पूरे स्फीयर का पोटेंशियल होता है, अपन कई बार बता चुके होते हैं। तो खुद की वजह से तो पोटेंशियल सेंटर पे जीरो होगा ही होगा, इसकी वजह से कितना होगा, वो ही इसका टोटल पोटेंशियल होगा, तो वो होगा k/r, यानी कि k इंटू 10⁻⁸/r, दैट इज 0.2। k कितना होता है, 9 × 10⁹, देखो दिया हुआ है ये रहा, कितना दिया हुआ, 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁸/2। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, 0.2, तो आप बहुत ध्यान से देखो तो 10⁻⁹ और 10⁻⁸, ये कितना हो गया, ये हो गया 90/0.2, यानी कि 900/2, यानी कि आंसर आया 450। हाँ सर, ये आ गया 450। तो क्या पहला ऑप्शन भी सही हो गया, और बी मैंने आपको सही करा के दिखा दिया। आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज इतना। जाहिर सी बात है, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, मैं अभी इस अर्थिंग को हटा दूं, सबसे पहले पोटेंशियल निकाल दिया, बिल्कुल सही, फिर यहां से आ गए, ये समझ में आ गया अपने को, ये कहानी अलग है। अगर मैं इससे अर्थिंग को, इसको हटा दूं, किसको, अर्थिंग को, तो भी क्यू डैश तो वहीं रहेगा। हाँ सर, क्यू डैश तो वहीं रहने वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो क्यू डैश अगर वहीं रहने वाला है तो ये तो इतना ही हुआ, क्योंकि इस, अगर आप बहुत ध्यान समझो तो इसकी वजह से पोटेंशियल था 450, अब इसकी खुद की वजह से भी 450 डेवलप हो गया, तभी तो जीरो हुआ होगा। हाँ सर, के क्यू डैश बाई 0.2 करोगे तो देखो इतना ही आएगा 450, तो इसकी वजह से 450, इसकी वजह से -450, कुल मिला के जीरो हो गया। अब बोला कि इसको हटा दिया तो क्यू डैश तो इतना ही रहा, हाँ बिल्कुल सही। तो आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज इतना, ये बिल्कुल सही है। द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज, कब, उसके बाद देखो उसने, द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी कि अगर अपन और आगे चलें तो अब अपन ने जिस पे चार्ज -5 × 10⁻⁹ था, इसको और 0.3 यानी कि 30 सेंटीमीटर दूर ले गए, अभी भी अपना चार्ज कितना है, 10⁻⁻, जो अपना चार्ज है वो कितना है, वो चार्ज है 10⁻⁸। अब फिर से इसने पूछा कि बताइए पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल लिखने के फिर से दो तरीके, वही जो मैंने आपको बोला। पहली बात के यानी कि 9 × 10⁻9 इंटू, माइनस में चलेगा ये, इंटू 5 × 10⁻⁹, बिल्कुल सही, k/r। इसका खुद का रेडियस कितना है, 0.1, तो 0.1 लिख लेते हैं, ये लीजिए 0.1 लिख दिया मैंने, बिल्कुल सही चल रहा है। इसे 10⁻9 और 10⁻9 ने एक दूसरे को मार दिया। ध्यान देखो तो 9 5 45 डिवाइड बाय दिस, तो ये तो माइनस, ये हो गया -450, जो मैंने पहले ही बोला था, -450 + 450। पर इसका चेंज हुआ, इसकी वजह से कितना हुआ, इसकी वजह से इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल आया, सेंटर पे पोटेंशियल इसलिए निकाल रहा हूं दोनों की वजह से, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। तो कितना हुआ देखो फिर से, 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ बाई 0.3 हो गया। अब तो ये कितना हो गया, 90, तो 900/3, 900/3, हाँ सर 900/3 अपने को दिखाई दे रहा है। तो अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखो तो अपने को कहानी समझ में आएगी। अच्छा ठीक है, माइनस ये 900/3, ओके, तो ये 900/3 कितना हो गया, +300, यानी कि अब पोटेंशियल कितना बचा, -150। पीछे कितना दे रखा है देखें तो 300, यानी कि जिसने थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर करी होगी ना, 300 भी देखो दिखता हुआ नजर आता है उसको 300, पर वो -450 में घटेगा, तो हो सकता है कहीं ने ABCD लगा दिया, -2 हो गए होंगे, उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी बिकॉज ऑफ वन शॉर्ट मिस्टेक। यही एक्यूरेसी वो आपकी चेक करना चाहते हैं, वो आपकी हर अलग अलग स्किल को चेक करना चाहते हैं, समझो इस बात को। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में दे रियली वांटेड टू चेक योर 100% एक्यूरेसी। सो इफ यू आर स्लाइटली नॉट दैट मच एक्यूरेट, डू नॉट अटेम्प्ट टू मच ऑफ MSQ, ठीक है, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो अपना सिर्फ आंसर ABC होगा, डी वाला आंसर नहीं होगा। कैलकुलेटिव था पर तसल्ली से कराया जाए तो टफ नहीं था सवाल, पर एक्यूरेसी होना चाहिए। इस बार के MSQ जो पेपर 2 में दिखाई दिए, इनमें एक्यूरेसी पे उन्होंने फोकस करा है, बहुत टफ नहीं करें। आप इस वाले सवाल को देखो, 6th को, टू आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ f आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द सिस्टमेटिक डायग्राम। ये स्टैंडर्ड अगेन कराया जाता है। द फोकल लेंथ f इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर्स। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 is kept equidistant from the mirrors and perpendicular to the common principal axis. A monochromatic point light source S is embedded at the center of the slab
on the principal axis as shown in the systematic diagram for the image to be formed on S itself. S itself में आपको ऐसे दो केस कराए जाते हैं, आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल क्लास में कराया जाता है, तो बताया जाता है, बिल्कुल बेसिक जब कराया जाता है स्लैब नहीं होती, पर फंडा वो ही रहेगा। ऐसा कब कब हो सकता है, पहले उसको समझने का प्रयास करें। पहला केस तो कौन सा हो सकता है कि रे ऐसे जाए, देखो ध्यान से, ऐसे जाए और ऐसे जाके वापस ऐसे ही आ जाए, टक टक अपना पाथ रिट्रेस कर ले पहले से ही, तो फिर इधर से रिट्रेस कर लेगी, है तो सबको सिमेट्री की, तो चलता रहेगा, तो इमेज यही बनेगी। यानी कि ये जो इफेक्टिव काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए कितना, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से तो मैं स्लैब को आपको अच्छे समझाऊं तो हुआ क्या, स्लैब में जो आपका सोर्स है यहां से ऐसे निकली, थोड़ी टेढ़ी होके ऐसे गई और वापस ऐसे आ गई, तो ये जो दूरी थी, ये दूरी कितनी थी, ये दूरी थी T0/2, ठीक। और आप जानते हो कि जो अपरेंट ये जो दूरी आई टक 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 टक, ये वाली दूरी, ये जो दूरी आई, ये दूरी जिसे अपन डी डैश बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, d'/d, d की वैल्यू T0/2 इक्वल टू N2/n, N2 कितना 1 और N0 कितना N0, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो d डैश की वैल्यू आई T0/2 N0। अच्छा, और इस दूरी को मान लो x, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो x प्लस डी डैश, ये जो डी डैश है, क्या ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए, मतलब x प्लस डी डैश शुड बी इक्वल टू 2f, यानी कि x प्लस डी डैश की वैल्यू कितनी है, डी डैश की वैल्यू है T0/2 N0 इक्वल टू 2f, तो x की वैल्यू आ गई 2f माइनस T0/2 N0। हाँ सही लग रहा है सर, बिल्कुल। अच्छा, तो टोटल दूरी कितनी हुई भाई, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी हो गई 2x प्लस T0, तो 2x मतलब इसको 2x कर लिखोगे तो 4f माइनस T0/N0 प्लस T0, तो 4f प्लस T0 कॉमन 1 माइनस 1/N0। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, देखें क्या, हाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा, देखो ये देखो T0 या T मान लो जो भी तुम्हें मानना है, एक तो दिखाई दे रहा है सर बिल्कुल 4f। ये पहला केस है इसका, फर्स्ट केस। और दूसरा केस क्या लेते हैं इसमें, दूसरा केस क्या लेते हैं, दूसरा केस ऐसा लेते हैं, देखो दूसरा केस कैसे लेते हैं, तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा। दूसरा केस क्या लेते हैं भाई, देखो दूसरा केस ऐसे 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 ऐसे, ये अपन ने ऐसे लिया, ये अपनी स्लैब है। दूसरा केस ये कहता है कि क्यों ना ऐसा हो कि मान लीजिए रे यहाँ से निकले, ऐसे जाए, ऐसे डेविएट हो और फिर पैरेलल हो जाए, टक। तो अगर पैरेलल होगी तो वापस ऐसे ही आएगी, हाँ, फिर कहानी चलती रहेगी, तब भी क्या इमेज बन सकती है। पर ऐसा होने के लिए इस मिरर का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या वो जो डी डैश पीछे आया था, ध्यान से देखो कहानी वही है वापस, देखो ये जो डी डैश आया था, ये डी डैश प्लस एक्स, अब 2f ना होके f होना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ पे रखा होगा तभी तो रे पैरेलल होगी। हाँ, तो वापस दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या डी डैश प्लस एक्स सेकंड केस के लिए, क्या सेकंड केस के लिए, ध्यान से देखो, क्या सेकंड केस के लिए पीछे से अगर ध्यान से देखो तो क्या डी डैश प्लस एक्स क्या f होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब ये फोकल पे रखा होना चाहिए। डी डैश कितना था अपना, पीछे से देखो भाई, डी डैश के लिए कितनी थी, T0/2 N0, तो T/2 N0 प्लस x इक्वल टू f, तो x की वैल्यू कितनी आई, f माइनस T/2 N0। फिर से टोटल दूरी जो अपनी होगी वो कितनी होगी, वही 2x, टोटल दूरी होगी अपनी 2x प्लस T0, तो 2x लिखो तो ये हो गया 2f माइनस T/N0 प्लस T0, तो आंसर आया 2f प्लस T 1 माइनस 1/N0। वो T0 या T बोल लो जो तुम्हें अच्छा लगे। क्या ऐसा आंसर भी दिखाई दे रहा है क्या, देखा तो, हाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, यानी कि बी भी आंसर सही है। आप पूरा प्रोसीजर भी कर सकते हो कि कहीं पे भी पहले इससे इमेज ले जाओ फिर इससे ले जाओ, तो आपको कोई ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं मिलेगा कि कहीं ने पूरा सॉल्व भी करा है, आंसर मैच करता नहीं मिलेगा। यही दो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, इसे सॉल्व करोगे आपको दिखाई देगा, क्लास में ही बताया जाता है।
ठीक है, हाँ सर बात समझ में आ गई, आ जाओ। तो जो 7 सवाल है बेसिकली अपन जो भी इन्फाइनाइट शीट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है तो एक सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होती है। प्लस हो तो दूर जाते हुए, अगर माइनस हो तो अपन सब लोग जानते हैं पास आते हुए। इसी के कॉम्बिनेशन का पूरा सवाल है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसे बहुत सारी लेयर है, इन 1 2 3 4 5 6 किसी भी जगह निकालने के लिए यहाँ पे मान लो 1 पे निकालना है तो आपको समझ में आएगा कि 6 से निकालना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस प्लस सिग्मा नॉट और माइनस सिग्मा नॉट की वजह से 1 वाली जगह पे 0 हो जाएगा, प्लस फेंकेगा इधर, ये वाला माइनस फेंकेगा इधर तो 0, इन दोनों की वजह से भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ प्लस सिग्मा नॉट और माइनस सिग्मा नॉट की वजह से यहाँ पे बच जाएगी इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे 1 2 3 4 5 जगह यहाँ निकालेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 जगह यहाँ निकालेंगे। वीडियो में टाइम बचाने के लिए मैंने उसे काट कर सॉल्व कर दिया है पूरा। करना क्या है आपको समझ में आ रहा है, हर जगह 6 बार निकालना है। तो 1 2 3 4 5 10 सवाल छोटे छोटे सॉल्व करने हैं, ये कैलकुलेशन थी। अब जो पेशेंस लूज कर जाता है, गड़बड़ करता है, कुछ खास बात नहीं, बट छोटा छोटा करके कुछ मैक्सिमम तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आप जब पूरा करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। हमने करके आपको दिखा दिया है पूरा कि यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन ये 0 है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ये 0 है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ऐसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीजन वाइज। ये पूरा वो छोटे छोटे 10 सवाल जो थे ना वो पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं यहाँ पे मैंने, ताकि थोड़ा टाइम बच सके वीडियो का, और कोई खास बात नहीं। तो करना क्या है आपको समझ में आया। अब जब अपने देख दिया, अब पीछे से ऑप्शन को मैच करते चलो। पहले मैं पूछा इन रीजन 4 ऑफ द कन्फिग्रेशन 1 4 में द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 4 1 2 3 4 0, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। In region 3 of the configuration, second, the magnitude of the electric field is sigma naught by epsilon naught. Region 3 region 3 में sigma by 2 epsilon naught आ रहा है, मतलब जो हमने करा वो सही है पर जो इन्होंने दिया वो गलत है, यानी कि कितना B गलत हो गया साहब। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू डी, हायर से लोअर मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। तो पहले से आखिरी के बीच में आपसे बोला गया, पहले से और आखिरी के बीच में बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ध्यान से देखो तीनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे इस जगह होगा कितना, इसमें होगा जाहिर सी बात है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा इन्होंने डी दे रखा है, देखो ध्यान से वैल्यू दे रखी है, कैसे आप देखो तो सिग्मा की वैल्यू इन्होंने इतनी दे रखी है और एप्सिलॉन की इतनी दे रखी है। पहले अपन सिग्मा बाई एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो पीछे से सिग्मा की वैल्यू दे रखी है ना 9 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इधर देखिए 9 × 10⁻12, ये तो ठीक है। तो 9 × 10⁻6 बाई इधर इन्होंने कितना दे रखा है 9 × 10⁻12, 9 × 10⁻12, ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और इधर इन्होंने डी के लिए दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻6, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू आपको नजर आ जाएगी। 9 ने 9 को मार दिया, टक टक, इसने इसको मार दिया, तो आप ध्यान दो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी की वैल्यू 1 आ गई है, 1 वोल्ट, ठीक। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई इंटू डी की वैल्यू 1 वोल्ट आ गई है, यानी कि यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ 1 वोल्ट, यहाँ पे ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर हुआ ड्रॉप 1 वोल्ट। तो 1 1 1 मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ये 3 वोल्ट आना चाहिए। आंसर कितना दे रखा है पीछे देखते हैं, पीछे दे रखा है 5 वोल्ट, यानी कि जो करा वो गलत है, जो अपन ने करा वो सही है, जो उन्होंने लिखा वो गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट्स ऑफ द कन्फिगरेशन सेकंड इज 0। सेकंड वाले पे देख रहे हैं थोड़ी डायरेक्शन इसमें चेंजेस हो रही है, देखो आपको दिखाई दे रही है डायरेक्शन चेंजेस को लेके, है ना। तो अपन डायरेक्शन को लेके चेंज करके देख लेते हैं। देखो अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी की वैल्यू 1 वोल्ट थी, तो ये हायर है ये लोअर है, तो ये हायर है ये लोअर है, तो यहाँ पे आएगी ये हाफ वोल्ट, हाँ सर हाफ वोल्ट, है ना। ऊपर लिखता हूँ, चलो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, ठीक। आ जाओ इसको 1 2 3 4 का अंदर लिख लेता हूँ तो मैं समझ में आएगा अच्छे से। देखो मैं भी तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, सॉरी ये 2 1 2 नंबरिंग लिख रहा हूँ। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ का जो प्लस माइनस है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के लिए 1 वोल्ट आई, तो ये हाफ हुई, तो प्लस माइनस हाफ वोल्ट। फिर से अगर देखें तो ये ऐसे आ रहा है, तो ये फिर प्लस हो गया,
तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर आप चले तो घटे, यहाँ से फिर बढ़ गए, तो ये तो 0 हो गया कुल मिला के, तो ये हाफ वोल्ट फिर हो गया, ठीक है। अगर इधर देखें तो इधर फिर गए, तो इधर फिर हाफ वोल्ट घट गया, ठीक है। इधर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इधर माइनस, फिर इधर प्लस, तो इधर हाफ वोल्ट फिर घट गया, बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ है तो हाफ घटा, पर यहाँ फिर बढ़ गया तो 0 हो गया, फिर घटा, फिर बढ़ गया तो फिर 0 हो गया, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो फिर हाफ वोल्ट घट गया, यानी कि आंसर हाफ वोल्ट आया, यानी कि आंसर 0 नहीं है। तो जो अपन ने करा वो सही है, पर जो उन्होंने लिखा वो गलत है। तो ध्यान से देखो, ये सवाल अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो टफ नहीं है, लेंदी है, पेशेंस का सवाल है, धीरे धीरे पेशेंटली करना है, घबराना नहीं है। और यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, है ना। तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हर 2 मिनट बाद सोचना कि क्या सवाल हो रहा है, तो इस वाले सवाल में टाइम ज़्यादा लगेगा। सवाल तो 16 ही करने थे ना 1 घंटे में, हैं, तो कुछ जल्दी भी हो जाते हैं। पर अगर इसको अपने को ढंग से करना था तो आपको पेशेंस नहीं लूज करना था, क्योंकि आपको 2 मिनट बाद लगेगा हो तो रहा है पर टाइम लग रहा है, तो उस समय पेशेंस लूज नहीं करना, हो रहा है तो करो। तो इसका आंसर सिर्फ ए है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 8th सवाल, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल इज। आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हो। तो कार्नोट इंजन पे, पहले कार्नोट इंजन पे जिन्होंने जो बात करी आप जानते हो कि एक अपना क्यू हाई टेम्परेचर, ये टी हाई, एक क्यू लो और एक टी लो, ये अपन अच्छे से जानते हैं। इन्होंने बोला कि इफ कार्नोट इंजन ऑपरेटेड एज अ हॉट रिजर्वायर, कैपिटल टेम्परेचर 1000 केल्विन है साहब, ये 1000 केल्विन इन्होंने दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसकी जो एफिशिएंसी 0.4 है। आप जानते हो कि इससे अपन वर्क डन निकालते हैं कार्नोट से, और अपन ने इसको एनर्जी कितनी दी, एनर्जी दी इन्होंने इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। तो 150 जूल एनर्जी यहाँ आती है, 150 का सिर्फ 0.4% ही वर्क डन में जाता है। एफिशिएंसी का मतलब तो ये होता है ना, जितना दिया उसका कितना परसेंट वर्क डन में आया। तो 150 का 0.4 का मतलब 150 इंटू 0.4, यानी कि 60 जूल ही वर्क आया बाहर। तो यहाँ कितना गया, 90 जूल। बिल्कुल सही सर, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो आप टीएल भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो क्या कि QH बाई QL इज इक्वल्स टू TH बाई TL। ये आप सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप जानते हो। QH कितना है, QH 150 है, QL कितना है 90 है, तो और आपका TH कितना है साहब 1000 है, और TL आप निकाल लोगे। तो एक 0 ने 0 को मार दिया। इधर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर अगर अपन इसको अच्छे से ख़त्म कर लें तो 3 5 ज़ा 15, ये 3 3 ज़ा 9, ठीक है साहब। तो TL की वैल्यू कितनी आई, ये आई 3000 बाई 5, तो 5 6 ज़ा 30, तो 600 केल्विन, 600 केल्विन। तो यहाँ का टेम्परेचर आ गया 600 केल्विन। ऑप्शंस में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा क्या, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। तो यार ये वाला ऑप्शन तो सही दिखाई दे रहा है। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल इज दिस। ध्यान से देखो तो ए और बी तो हो गए। किसी को अगर हीट पंप नहीं भी आता है तो वो 2 ऑप्शन तो कर सकता था, हाँ कर सकता था, तो घबराना नहीं था उसको। अब उसने बोला कि इससे जो वर्कडन आया, इसको मैंने पंप करा कहां पर, हीट पंप पे। इज बीइंग फुली यूज्ड टू रन अ हीट पंप। हमने एक हीट पंप जानते हो आप सब लोग, हीट पंप है कि जो इससे वर्कडन आया वो हीट पंप में डाला गया। हीट पंप आप समझते हो अच्छे से कि भाई इधर हीट पंप में अपन ने 60 जूल डाला। अच्छा एक बात और बोली, इस 60 जूल से अपन हायर टेम्परेचर पे एनर्जी फेंकते हैं और वो एनर्जी अपन लोअर टेम्परेचर से लाते हैं, वही QL TL। अच्छा TH की वैल्यू इन्होंने 300 केल्विन दे रखी है। तो पहले अपन देखें अपने डाली कितनी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10 दे रखा है, जो कि होता है QH, यानी कि जो हायर टेम्परेचर पे अपन एनर्जी फेंक रहे हैं वो अपॉन वर्क डन, कितना वर्क करा और कितनी हीट अपने को, हीट पंप मतलब जो हीट फेंकता हो, तो इतना वर्क करके कितनी मिली। कोफिशिएंट 10 मतलब 10 गुना हीट फेंक देता है। तो ये 60 है, तो QH की वैल्यू कितनी आ गई 600, यानी कि इधर अपन ने एनर्जी फेंकी 600, तो ये 600। तो डी ऑप्शन देखो क्या बोला, हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 540, 540 नहीं 600 फेंकी, तो डी तो गलत हो गया, बिल्कुल सही। इधर से आई कितनी QL, बजाय से तो ये 60 है, ये 600 गई, तो इधर से आई होगी 540। ये 540 ये जो लोअर टेम्परेचर वाली जगह से निकल कर आया और वर्डन से पुश करके अपन ने, क्योंकि लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप जा रहा होता है। ठीक है सर, बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो फिर से वही बात, QH बाई QL इक्वल टू TH बाई TL, ये तो है ही अपना स्टैंडर्ड। तो QH की वैल्यू कितनी है 600, QL की कितनी है 540, TH कितना है 300, तो TL निकाल लेते हैं। बहुत ध्यान से देखो तो इस 0 ने 0 को मार दिया, इसको 6 से काटें तो ये 10/9, तो TL की वैल्यू कितनी आ गई 9 × 3
100/10, फिर 0 ने 0 को मार दिया तो आंसर आया 270। कितना आया? 270। क्या टीएल का टेम्परेचर 270 केल्विन दे रखा है इसी ऑप्शन में? बिल्कुल दे रखा है, ये लो साहब। तो इसका आंसर है ए बी सी। कितना है? ए बी सी। ये रहा। चले आगे। चलो भाई अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सेक्शन था क्योंकि इतने सवाल 4 की बजाय 8 दे दिए इन्होंने। नहीं तो हम पैराग्राफ वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें, तो पैराग्राफ की बजाय इन्होंने 8 सवाल दे दिए जिसमें आपको आंसर भरना था। तो उसको करते हैं। पहला सवाल जो उन्होंने दिया, जो क्लास में कराते भी हैं हम, थोड़ा सा इसमें उन्होंने ट्रिक घुसा दिया। इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ढंग से सोचोगे तो। आपको बहुत एक स्टैंडर्ड चीज़ हम पढ़ाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशो Q/2m होता है। बिल्कुल सही। पर उन्होंने क्या एक थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो गया है। ये तब आया करता था जब ऐसे समझो जहां पे मास है वहीं चार्ज है, मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें हुआ क्या, जो इन्होंने देखो, इन्होंने क्या करा कि कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए। कंडक्टिंग स्फीयर से हुआ क्या कि मास तो सब जगह है पर चार्ज सिर्फ बाहर है। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से लॉजिकली बात को समझो तो तुम्हें जो रेशो चाहिए वो चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर, बिल्कुल सही, जिसपे चार्ज Q है, अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर जो ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, अब इसको मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर को अगर अपन निकालें तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा इंटीग्रेशन से करें तो, पर इसको ट्रिक से करते हैं। कैसे करते हैं? पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालना तो कोई खास बात है ही नहीं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर वो तो क्या होता है, आई ओमेगा, यानी कि 2/5 mr² इंटू ओमेगा। ये तो पता ही है हमें। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर से क्या अपन समझ सकते हैं? मान लीजिए कि ये m मास का हॉलो स्फीयर ही है तो उसमें तो ये वाला रेशो फिक्स रहेगा ना। कौन सा? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर। ये तो Q/2m है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर शुड बी इक्वल टू Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा? जाहिर सी बात है, आई ओमेगा, यानी कि 2/3 mr² इंटू ओमेगा। अब m ने m को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। ठीक है साहब, तो क्या आया? QR² ओमेगा/2। ये वैल्यू किसकी आ गई? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर। शॉर्ट ट्रिक से आ गई है, वरना इंटीग्रेशन से निकालनी पड़ेगी। कई जगह इंटीग्रेशन सॉल्यूशन दे रखे होंगे, देखो आ गई। इसको उठाकर यहां पे रख दो क्योंकि तुम्हें वो पता है। तो अगर तुम इसे 1 मान लो और इसे 2 मान लो तो दोनों को अगर डिवाइड करो, किसको? 1/2। तो आप ध्यान से देखो, 1 पे क्या है? QR² ओमेगा/2, बिल्कुल सही। और सेकंड में क्या है? सेकंड में है 2 बाई, मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या? नहीं, हाँ ये यहां पे 2 नहीं 3 है, ये 3 है, ये 3 चल रहा है भाई, है ना, गड़बड़ नहीं करनी। ये 3 है तो ये माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी रब कर देते हैं ये। तो ये अपना QR² ओमेगा/3, ठीक है। और फिर अपन ने लिखा ये, तो ये कितना लिखा गया? ये लिखा गया इंटू 2mr² ओमेगा/5। तो r² ने r² को, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया। ये Q/2m हमें चाहिए था, तो जो अल्फा की वैल्यू आई वो आई 5/3। 5/3 मतलब 1.6666, यानी कि 1.67। तो 1.66 या 1.67 अगर आपने आंसर निकाला है तो ये बिल्कुल सही है। शॉर्ट ट्रिक से बताया मैंने, बहुत अच्छे, है ना। इंटीग्रेशन वाले से करने की जरूरत नहीं है, इसे शॉर्ट ट्रिक से करा जा सकता है। इस कई सारे सवाल ऐसे जिनमें मल्टीपल ऑप्शन से आ सकते हैं, मल्टीपल तरीके से सवालों को करा जा सकता है। तो 9th वाला आपका सवाल हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन बहुत लेंदी नहीं पर थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल। इन्होंने क्या बोला? ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 मान लो आप, लिखने में अगर तकलीफ हो तो, इजेक्ट्स अ इलेक्ट्रॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट, तो हाइड्रोजन एटम जो अपना है उसको अगर अपन ध्यान दें तो हाइड्रोजन एटम में अपना एक न्यूक्लियस है, उसके आसपास अपना जो है ग्राउंड स्टेट में, स्टेबल स्टेट में अपना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसकी एनर्जी अगर आप जानते हो तो इसमें -13.6 होती है। बिल्कुल सही बात है साहब, अच्छी बात है, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब अगर उसने बोला कि
इसने जो फ्रीक्वेंसी ली, जो फोटोन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी f1 एंड इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी दी इस फोटोन ने, टक 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 जो फोटोन गिरा, कि इसकी एनर्जी अब बाहर आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो फोटोन आया होगा, इसने 13.6 तो इसको इजेक्ट कराने में लगाया होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को, और 10 और दे दी। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी, ये जो फोटोन आया होगा, इस फोटोन की एनर्जी E1 बोल लो, ये होगी कितनी, 23 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अपन ये जो एनर्जी होगी, ये होगी 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर, इतनी एनर्जी का आया होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा, वरना ऐसा होना संभव नहीं है। द इलेक्ट्रॉन देन, अब जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कहानी हो गई, ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसने सब कुछ और चमत्कार मचाया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये समझ में आ गया। तो जो पहला अपना फोटोन था, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वाला जो F1 वाली फ्रीक्वेंसी थी, इसकी एनर्जी थी 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है सर। अब उसने क्या बोला कि द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विद द पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है जिसमें चार्ज पॉजिटिव होता है पर मास इलेक्ट्रॉन जितना होता है। ये पता ही नहीं पता, ये पता होना चाहिए पहली बात। पॉजिट्रॉन आपको बताया भी जाता है कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन जितना होता है पर चार्ज पॉजिटिव होता है। एट रेस्ट टू फॉर्म अ पॉजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड साइमल्टेनियसली एमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी V2। तो आप ऐसे समझो, एक पॉजिट्रॉन था, इसके साथ अपना वो वाला इलेक्ट्रॉन निकला, घुसा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इन्होंने एक पॉजिट्रॉन बनाया, ऐसा समझो, एक इलेक्ट्रॉन माइनस एक इलेक्ट्रॉन प्लस, ठीक, और एक और फोटोन निकाल दिया, ठीक, ऑफ मास ऑफ द रेजिडुअल पॉजिट्रॉन एटम्स मूव्स विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छी बात है। पहली बात तो पॉजिट्रॉन बना, तो पॉजिट्रॉन में एनर्जी, पॉजिट्रॉन एक स्टेबल सिस्टम है, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और ये था, स्टेबल सिस्टम है। इसकी एनर्जी कितनी होती है पहले समझो, ये 0 से नीचे जाती है, इसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? अगर आपको पता हो तो ये डबल स्टार सिस्टम जैसा काम करेगा। न्यूक्लियस हमारा बहुत हैवी होता है तो हम रेस्ट पे मान के इलेक्ट्रॉन को घुमाते हुए मानते हैं, पर इसमें जो एनर्जी है वो रियलिटी में वो जो इसकी सेल्फ एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी टोटल एनर्जी, इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है? ई एट स्टेबल स्टेट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है साहब? काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे बाद में ले लेंगे। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ई एट स्टेबल प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो आपको एक बात समझ में आएगी क्या? देखो वापस यहां पे आता हूं, ई एट स्टेबल, ये जो स्टेबल एनर्जी है, ये अगर हाइड्रोजन जैसा होता तो कहानी अलग होती, पर ये पॉजिट्रॉन है, इसमें दोनों डबल स्टार सिस्टम जैसे घूमते हैं, और आपको ये पढ़ाया भी जाता है कि इसमें कहानी अलग तरीके से लिखी जाती है। इसकी जो एनर्जी लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है स्टेबल स्टेट में, -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू म्यू बाई एम ई, है ना, Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर बाई म्यू बाई एन एम ई। म्यू क्या होता है? रिड्यूस्ड मास। हाँ, नहीं पढ़ाए तो पढ़ना आपको आना चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। n तो 1 हो ही गया अपना, z भी अपना 1 है। म्यू बाई एम ई, म्यू क्या होता है? रिड्यूस्ड मास। म्यू के लिए होती है m1 m2 बाई m1 प्लस m2, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आएगी me बाई 2। यानी कि अगर आप ध्यान से तो इसकी स्टेबल स्टेज में ये भी 1, ये भी 1, म्यू की वैल्यू आई me बाई 2, तो ये वैल्यू हो गई -13.6 बाई 2, यानी कि ये वैल्यू हो गई 6.8, -6.8। तो आप ऐसा समझो, इसको स्टेबिलिटी में जाने के लिए माइनस एनर्जी और हमने इससे ले ली, पर उस -6.8 में से 5 और दे दी, क्योंकि 5 तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। यानी कि अगर आप इसकी इफेक्टिव एनर्जी देखो, अगर आप बहुत इफेक्टिव एनर्जी इसकी देखो तो 10 थी, 10 ऐसे समझो हमारे पास पहले से थी, 10 में से हमने और इसको पॉजिटिव स्टेबल बनाने के लिए 6.8 और निकाल ली, तो 16.8। हाँ सर, ठीक, बिल्कुल सही, 16.8, हाँ बिल्कुल सही, ध्यान समझना चाहिए। 10 हमारे पास पहले थी, इसको स्टेबल बनाने के लिए 16 माइनस 6.8 निकालनी पड़ेगी, 6.8, हाँ निकाल ली हमने, तो 10 में से 6.8 निकाल ली, 10 में 6.8 और निकाल ली, तो 10 पहले से ही थी, 6.8 और निकाल ली, तो 16.8, और 5 इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में दे दी, तो 16.8 माइनस 5, तो 11.8 एनर्जी बची। ये एनर्जी गई कहां? फोटोन में, इस वाले फोटोन में। हाँ सर, ये वाला फोटोन यानी कितनी एनर्जी का हुआ? 11.8। समझ आया? हाँ सर, थोड़ा सिंपल मैथ से एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है सर।
11.8। उसने हमसे पूछा कंसिडरिंग नो अदर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस द डिफरेंस बिटवीन द टू फोटोन एनर्जी इज। तो दो फोटोन, तो जो बाद वाला फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है 11.8, पहले वाले कितनी थी 23.8। तो भाई दोनों को माइनस कर लो, यहां माइनस कर लेता हूं, देखो 23.8 माइनस 11.8, 23.8 में से 23.6 सॉरी 23.6 है ना, 23.6, तो 23.6 में से 11.8 को माइनस करोगे तो फिर से आपके पास आएगा 11.8। तो 11.8 इज द करेक्ट आंसर। 11.8 इज द करेक्ट आंसर। माइनस करने पे 11.8 आ रहा है, वो क्लियर है, पक्का, सोच लो। हाँ सर, आगे बढ़ जाएं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। An ideal monoatomic gas of n moles is taken through a cycle WXYZW consisting of consecutive adiabatic and isobaric quasi-static processes as shown in the systematic VT diagram। तो आप ध्यान देखो, तो WX अपना adiabatic है, XY अपना कौन सा है, आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, इन्होंने दे रखा है 64, 125 और 250। कहाँ पे, WXY, W पर 64, 125 और 250, ये याद रखना है रेस्पेक्टिवली। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस TW एट द पॉइंट W इज सच दैट nRTW इक्वल टू 1 जूल, TW इन्होंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रखा है। देन द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस अलोंग द पाथ XY। XY यानी कि आइसोबारिक, हीट का मतलब अगर अपन ध्यान से देखें तो आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो NCP डेल्टा T है ना। CP मतलब मोनो एटॉमिक गैस यानी कि 5/2, तो 5/2 NCPR डेल्टा T, ठीक है, मतलब NCP डेल्टा T, तो 5/2 NR डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब TY माइनस TX। ये अपने को कहानी करनी है। अब अपन कहानी की तरफ चलते हैं। NRTW अपने को दे रखा है, यानी कि NR यानी कि अगर बहुत ध्यान से तो TY और TX TW के टर्म्स में होने चाहिए, तभी ये NRTW, TY भी TX के टर्म्स में होना, TW के टर्म्स में होना चाहिए और TX भी TW के टर्म्स में होना चाहिए, बेसिक सी बात ये। अब अपन TW से चलते हैं W से X। ये जो आपका प्रोसीजर है एडियाबेटिक है, W से X। तो W से X पे अगर अपन चलें तो W से X अगर अपने को चाहिए तो W से X अपना एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में अपने को W पे वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर का अपने को x निकालना है, टेम्परेचर का x का y की टर्म्स, w की टर्म्स में। तो अपन अपना जो t और v का रिलेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो क्या होता है, t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अपन जानते हैं 5/3 गामा है, तो 5/3 माइनस 1 इज 2/3, तो t v की पावर 2/3। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं क्या, टी डब्ल्यू इंटू वी, वी ऑफ w पे कितना है 64, 64 बाई 5/3 माइनस 1 दैट इज 2/3 इक्वल टू TX। TX पे अपन निकालना है, TX अपने को निकालना है, तो अपन बात कर लेते हैं TX। तो TX अपना आ गया ये TX इंटू TX पे, X पे कितनी वॉल्यूम है 125, तो 125 की पावर 2/3। बहुत ध्यान से देखो, तो अपन इस TW को क्या लिख सकते हैं, TW को लिख सकते हैं 64, तो 64 को लिख सकते हैं 4 3 जा, हाँ तो 4 3 जा यानी कि 4 स्क्वायर बच गया ये, तो 4 क्यूब लिखेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो 4 स्क्वायर बच जाएगा TX। ऐसे ही लगते हैं 5 क्यूब, तो 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 5 स्क्वायर। तो आप बहुत ध्यान से, तो TX की वैल्यू कितनी आई, TX की वैल्यू आई 16 TW/25। हाँ, एक बात समझ में आ गई, TX आ गया। अच्छा ध्यान से, तो TX आ गया तो TY भी आ जाएगा, TX आ गया तो TY भी आ जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बहुत अच्छे, जैसे आपको अच्छा लगे। TX आ गया तो TY कैसे आएगा, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप उसको NR डेल्टा T को क्या आप P डेल्टा V भी लिख सकते हो और बाद में उसको कन्वर्ट कर लेना, ऐसे कर लेते हैं तो सिंपली। तो अगर अपन ऐसे लिखें तो अपन अपने को क्या लिखना चाहिए, V/PV इक्वल टू NRT यानी कि V/T यानी कि VY/TY इक्वल टू VX/TX। तो Vy अपना Vy कितना है साहब, Vy ये रहा, Vy है अपना 250, तो Ty आपको निकालना है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो Vx अपना कितना है, Vx अपना है 125 और ये है अपना Tx। तो इसने इसको 2 से मार दिया, तो Ty की जो वैल्यू आई वो डबल ऑफ 2Tx आई, यानी कि 5/2 NR। ध्यान से देखो, तो ये हो गया Ty कितना हो गया 2Tx माइनस Tx बच गया Tx, तो NRTX। अच्छा, हमें जो वैल्यू दे रखी है TW की दे रखी है, तो 5/2 NR, TX की वैल्यू कितनी है 16 TW/225।
बिल्कुल सही। और NRTW की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। बिल्कुल सही। तो ये तो 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, तो इसने 5 ने 5 को मार दिया, इसने इसको 8 मार दिया, तो 8/5 जूल, जूल यानी कि 1.6 जूल। 1.6 जूल इज द करेक्ट आंसर। 1.6 जूल इज द करेक्ट आंसर। चलें? चलो भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। A geostationary satellite above the equator, geostationary satellite का टाइम पीरियड इन द सेम सेंस 24 आवर्स होता है, हम सब लोग जानते हैं, इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अ सेकंड सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट में चल रहा है वो, टू द अर्थ रोटेशन एट अ डिस्टेंस r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ सच दैट r1 इक्वल टू 1.21 r2, बाद में यूज करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो आपको कई बार बताया जाता है कि जो रिलेटिव टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव होता है। ठीक। अब क्योंकि इन दोनों का रिवर्स रोटेशन है, एक इधर घूम रहा है एक इधर घूम रहा है, तो ओमेगा जुड़ेगी, तभी ये टाइम पीरियड आता है टाइम पीरियड रिलेटिव। तो 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव का मतलब दोनों जुड़ेंगी, तो ω1 प्लस ω2 यानी कि 2 पाई बाई, अगर बहुत ध्यान से देखो तो 2 पाई बाई T1 टाइम पीरियड ऑफ 1 प्लस 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ T2। अच्छा, जो टाइम पीरियड ऑफ 1 है वो तो 24 आवर्स ही है, क्योंकि वो तो जियो स्टेशनरी है। दूसरे का उसके रेडियस से निकालेंगे तो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया। तो आपको मेरे हिसाब से जो इक्वेशन दिखाई दी 1/1/T1 प्लस 1/T2, ये बेसिकली टाइम पीरियड है। तो अपने को बेसिकली 24/P निकालना है, P निकालना है। अब पहले अपन एक बात समझते हैं कि अपन एक रिलेशन जानते हैं केप्लर्स लॉ से कि T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, यानी कि T1 स्क्वायर जिसे 24 बोल रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब एंड T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब। ये तो अपने को क्लियर है। 1 और 2 को अगर अपन डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइडेड बाई 2, बेसिक्स की चर्चा अपनी, तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1। अच्छा, R1 को लिख सकते हैं 1.21 टू R2, तो 1.21 R2 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो ये क्यूब ने क्यूब को मार दिया, हमें करना ही था ये T2 स्क्वायर। तो अपने को जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया कि T2 की जो वैल्यू आई टाइम पीरियड 2, वो अपने को दिखाई दी कितना, वो अपने को दिखाई दी T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई T2 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है सब, हाँ ये 1.21 का क्यूब आएगा ये, ठीक है, हाँ क्यूब आएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये वैल्यू निकल के T2 स्क्वायर की वैल्यू निकल के T1 स्क्वायर बाई 1.21 का क्यूब। तो T2 के लिए निकल के आई, रूट ले लें तो T1 बाई 1.21 का पावर बाई 3/2। ध्यान से देखो तो 1.21 इज नथिंग बट 1.1 का स्क्वायर, 121 स्क्वायर होता है ना 11th का, तो इसीलिए वो डेटा दिया गया है, ऐसा होना ही था। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1.21 इज 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 चला जाएगा, तो 1.1 का क्यूब बच जाएगा ये, तो ये बच जाएगा T1 बाई 1.1 का क्यूब। 1.1 का क्यूब करोगे तो आएगा 1.331, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 बाई 1.331, है ना, ठीक है। T2 की वैल्यू आ गई T1 की टर्म्स में, तो इसको वहां पे रख दो, वहां पे रख दोगे तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये यहां पे रख रहा हूं, यहां पे रख दो, तो T1 की वैल्यू तो कितनी है 24 आवर्स, बिल्कुल सही है। तो 1/24 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, अगेन ऊपर ले जाएंगे तो इसको 1.331 अपॉन 24, तो 24 ऊपर आ गया, नीचे कितना बचा 24/2.331। तो P जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 2.331। दिस इज द आंसर, ठीक है। अगले पे बढ़ जाएं, देख लो भाई, अगले पे बढ़ जाएं। चलो भाई अगले की तरफ चलते हैं। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स ऑफ अ थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर ऑफ लेंथ L आर सेपरेटेड बाय अ थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन ऑफ एरिया A. द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विद 3/2 and 1 मोल्स। द लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे कितना है, इधर कितना भरा देखो 3/2 मोल्स, ठीक है, और इधर कितना भरा 1,
ठीक है, of an ideal gas if the left compartment of the piston is thermally isolated conductor are separated by thermally conducting। एक बात याद रखना, thermally conducting ये बताता है कि दोनों तरफ टेम्परेचर सेम रहेगा फाइनली, है ना, और प्रेशर तो सेम रहेगा ही रहेगा। इन द लेफ्ट compartment the piston is attached by a spring with spring constant K and natural length 2L/5। 2L/5 का मतलब 0.4, ठीक है, ये वैल्यू हो गई 0.4L, बिल्कुल सही। इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द पिस्टन इज एट डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। तो पहले एक बात समझो, जब इक्विलिब्रियम आया तो इधर प्रेशर P1 था, इधर प्रेशर P2 था, दोनों तरफ लेंथ L/2 थी, यानी कि 0.5L था, जबकि इसकी नेचुरल लेंथ 0.4 है, यानी कि इसको खींच रखा है अपन ने। खींच रखा है मतलब इस पे फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है ध्यान देखो तो K × 0.1L। 0.1L कहां से आया ये, यानी कि देखो तो KL/10। अगर बहुत ध्यान से देखो तो जो फोर्स इधर की तरफ आ रहा है वो KL/10 है। क्यों है इधर की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड है। तो इधर से देखो तो इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, P2 × एरिया, इधर से जो प्रेशर है P2 × एरिया प्लस ये वाला फोर्स KL/10 इक्वल टू P1, तभी तो ऐसा होगा ये जो अपनी कहानी समझ में आ रही है। हाँ सर, मैंने इधर सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हाँ ये P2 × A इधर और P1 ने जो लगाया वो इधर की तरफ है। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही। तो P2 × A प्लस KL/10 इक्वल टू P1, ये अपने को कहानी एक समझ में आ गई। अब अगर अपन एक बहुत ध्यान से समझें तो दोनों तरफ क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का सेम रहेगा तो ये कहानी लिखनी चाहिए P1V1 PV इक्वल टू nRT, T सेम है तो N R तो कॉमन रहता है, N1 इक्वल टू P2V2/N2। अच्छा, क्योंकि दोनों तरफ L2 है तो V2 भी सेम हो गए, तो बचा कितना P1/N1 इक्वल टू P2/N2। ध्यान से देखो तो ऐसे लिखना चाहिए N2P1 इक्वल टू P2N1। हाँ सर, सही लिख रहे हो आप बिल्कुल। अच्छा, इधर 3/2 मैंने ध्यान से P1 किधर लिया, P1 इधर लिया, P2 इधर लिया, तो ये P1 है और ये P2 है। और हमसे अंडर द अबव कंडीशन इफ द प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट, मतलब P2 पे बात करी जा रही है, देखना मैं गलती नहीं करूं, तो अपने को P2 निकालना है बेसिकली, ठीक। तो P1 को अपन रख लेते हैं इसकी टर्म्स में, ठीक है। N2 कितना है साहब, N2 की वैल्यू 1 है, तो 1 × P1, P1 को P2 की टर्म्स में लिखना है तो लिखा जाएगा P2A प्लस KL/10 × P1A, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी फोर्स इक्वेट होंगे, बिल्कुल सही। तो P1 की वैल्यू क्या लिखी गई, ध्यान से देखो, इधर देखो तो इससे लिख सकते हैं P1 की वैल्यू लिखी गई P2 प्लस KL/10A। देखना मैं कैलकुलेशन को एरर नहीं कर रहा हूं, ठीक। 1 × A P2 × N1 कितना 3/2, बिल्कुल सही बात है। तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को कहानी समझ में आएगी। तो P2 की वैल्यू जो लिखी गई वो क्या लिखी गई, जो P2 अपना लिखा गया ऐसे लिख दिया गया ना अपने को, तो P2 3 यानी कि 1.5 P2, 1.5 P2 में से P2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.5 P2, तो 0.5 P2 इक्वल टू KL/10A। इन्होंने क्या दे रखा है, तो KL/A तो ये हो गया बिल्कुल सही। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, P2 की वैल्यू के साथ जो अल्फा आया, ये जो अल्फा यहाँ पे KL/10 हो गया, तो 0.5 × 10, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/5, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 0.2। सो 0.2 इज द करेक्ट आंसर, 0.2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, बढ़िया सवाल अगेन। In a Young's double slit experiment, a combination of two glass wedge A and B having refractive index 1.7 1.5 respectively are placed in front of the slits as shown in the figure. The separation between the slits is 2 mm and the shortest distance between the slits and the screen is 2 meter. Thickness of the combination of the wedges is 12 mm, T की वैल्यू, the value of L as shown in the figure, ये L जो ऊपर निकला नीचे निकला हुआ है वो है 1 mm, यानी कि अगर ध्यान रखो तो ये 2 mm, ये 1 mm, तो कुल मिला के 4 mm हो गया। Neglect any refraction effect in the slanted interface of the wedges due to the combination of the wedges, the central maximum shifts। अगर आपको बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाया जब जाता है तो आपको एक बात बताई जाती है कि जो इफेक्टिव लेंथ हम इसमें चलते हैं वो T की बजाय μT चलते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पाथ हम चलते हैं वो μT - T चलते हैं।
ये बात हमें समझाई जाती। अब अगर तुम इस वाले सवाल को बहुत ध्यान से देखो तो पहले स्लैब को समझो, जो स्लैब आपको दी हुई है ना, इसको समझने का प्रयास करो। ये ऐसे दिया हुआ है, इसे थीटा मान लो। ए का दिया हुआ है 1.7 और ये दिया हुआ है 1.5 बी। हाँ, अब अगर तुम बहुत अच्छे से देखो तो नीचे से अगर 1 mm पे अपन देखें, यहाँ पे 1 mm पे, तो इस 1 mm में ये x कितना है, ये कुल मिलाकर ये है 4 mm और थिकनेस दे रखी है t अपने को 12 माइक्रोमीटर, 12 माइक्रोमीटर, करेक्ट। ठीक, तो आप एक बात समझो, पहले x कैसे निकालें, क्यों x निकलवाना भी समझ में आएगा। सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। ये लेंथ है 1, तो x बाई 1 mm इक्वल टू 12 माइक्रोमीटर बाई 4 mm। तो x की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोमीटर। पहले तो ये समझो, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जो अपर स्लिट है S1, इसको 2 स्लैब का सामना करना पड़ा। देखो ध्यान से, ये x है तो यहां पे भी x बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोमीटर, तो ये कितना बचेगा 9 माइक्रोमीटर। तो आप ऐसा समझो, स्लिट 1 से जो रे गुजरी उसको 2 स्लैब का सामना करना पड़ा। एक वो स्लैब जो 3 माइक्रोमीटर की थी 1.5 में, और दूसरी थी 9 माइक्रोमीटर की जो थी 1.7 में। और नीचे वाली रे को 1.5 की 9 माइक्रोमीटर में चलना पड़ा और 3 माइक्रोमीटर चलना पड़ा 1.7 में। यही तो डिफरेंस है। यानी कि ऊपर वाली जो स्लैब है, ऊपर वाली आप ध्यान से देखो तो इसमें जो इफेक्टिव पाथ आया हमारा, इफेक्टिव पाथ जिसे अपन कहते हैं, वो कितना आया देखो, 3 इंटू 1.7, सॉरी 1.5। ध्यान समझना वापस, जो ऊपर वाली S1 है इसमें देखो x कितना है 3 माइक्रोमीटर, 1.5 में चला तो 3 इंटू 1.5 प्लस 9 इंटू 1.7, और नीचे वाला इफेक्टिव पाथ कितना चला 9 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 1.7। हाँ सर, ये इफेक्टिव पाथ, ये चला, ये इफेक्टिव पाथ चला, तो डेल्टा एक्स कितना हुआ इन दोनों से मिलाकर, इनको माइनस ही तो करना है। डेल्टा एक्स इन दोनों का माइनस, इफेक्टिव पाथ माइनस ही तो करना है। तो जब तुम इसमें से इसको माइनस करोगे और इसमें से इसको माइनस करोगे, ऐसा समझो आप, तो 9 इंटू 3, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है 9 इंटू 3 यहाँ पे 1.7, तो ये 9 इंटू 3 मतलब 9 माइनस 3 1.7 इंटू 6 यहाँ पे दिखाई देगा, और ये वाला यहाँ पे दिखाई देगा। या आप ऐसा कर लो, इसमें से इसको घटाओ तो आपको आसानी समझ में आएगा। ये इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो 9 में से 9 कॉमन ले लो, तो 1.7 माइनस 1.5 तो कितना बच गया 9 इंटू 0.2 बचा इधर। हाँ सर, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 इंटू माइनस 0.2 आएगा, तो माइनस 3 इंटू 0.2, तो 9 टू जो 1.8 माइनस 3 टू 0.6। तो आप ध्यान से देखो तो 1.2 माइक्रोमीटर का इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस आया, 1.2 माइक्रोमीटर का इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस आया। हाँ सर, जो 1.2 माइक्रोमीटर का इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस आया, क्या यही हमारे सेंट्रल मैक्सिमा को शिफ्ट कराता है? और जो सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है उसे लिखते हैं क्या, टेन थीटा, और उसे लिख लेते हैं वाई बाई डी। हाँ सर, तो डेल्टा एक्स यानी कि 1.2 माइक्रोमीटर इक्वल टू छोटा डी की मतलब 2 mm इंटू वाई जो आपसे निकाला गया शिफ्ट के लिए, बाई डी, बड़ा डी मतलब बड़ा डी कितना, बड़ा डी मतलब 2 मीटर। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। अब ये देखो, आपको यहां से कहानी से, अब ये 2 ने 2 को तो मार दिया, पर आपको यूनिट्स का डायमेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 1.2 माइक्रोमीटर, ये 2 mm और ये इतना। तो आप ध्यान से देखो, तो मैं कहां पे लिखूं, यहाँ पे कहां पे लिखूं, अगली साइड पे लिख लेता हूं 1.2 माइक्रोमीटर, 1.2 माइक्रोमीटर, कोई कंफ्यूजन ना हो, इक्वल टू 2 mm इंटू वाई बाई 2 मीटर। सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3
इंटू वाई बाई 2 मीटर। 2 ने 2 को मार दिया, सब कुछ मीटर में चल रहा है, 10⁻³ ने 10⁻³ को मार दिया, तो मेरे हिसाब से y की वैल्यू आई 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर। आंसर किसमें निकालना है एक बार देख लेते हैं, इन mm। तो ये तो मीटर में आया, यानी कि 1.2 mm शिफ्ट हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया, तो यही आपका आंसर है। अगेन बहुत अच्छा सवाल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। पक्का देखो, अच्छे देखो, समझ में आया क्या मैंने बोला, जो क्या करा देखो, पहले ये लिया फिर ये लिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, अच्छे से कर लेते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका 200 ग्राम का, लॉन्च करा विस्कस मीडियम में 60 डिग्री पे। तो पहले अपन समझें कि अपना ऐसे इसको फेंका गया, लॉन्च करा कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। ये कुछ तो ऐसे गया, अच्छा विस्कस है, तो विस्कस में बोला कि फोर्स जो है ना हमेशा अपोजिट लग रहा है, -CV। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर -CV लग रहा है तो ऐसा समझो किसी भी इंस्टेंट पे अगर v रफ्तार ऐसे है v, तो जो फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए एंगल थीटा है, जो फोर्स लग रहा होगा पीछे लग रहा होगा ऐसे, और ये फोर्स लग रहा होगा CV, और C की वैल्यू दे रखी है, बाद में रख देंगे अपन। C की वैल्यू कितनी रखी है इन्होंने, C की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.1, उसको बाद में रखेंगे CV। अब तुम्हें ध्यान से किसी भी इंस्टेंट पे इसकी रफ्तार होगी Vx और Vy। अच्छा कहानी ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी गई है, तो x वाली टर्म पे अपने को चलना चाहिए, ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है तो अपने को इधर चलना चाहिए। अब Vx क्या कांस्टेंट है, नहीं, जनरल केस में जो अपना जैसे 270 बाई, ये जो इधर की तरफ रफ्तार है 270 बाई cos 60 जो कि 135 बन गई है ना, 270 बाई cos 60 के लिए हाफ, तो 135। ये 135 अमूमन अपने प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होती, ठीक है, पर यहाँ तो चेंज होगी, ये कुछ और हो रहा है, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो इसके अपोजिट भी लग रहा है। तो अगर ये थीटा है तो आप ध्यान देखो, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो जो फोर्स है CV, यानी कि इधर जो अगर अपन ध्यान देखें तो CV cos थीटा, ये इस Vx को घटा रहा है, CV cos थीटा, V के अपोजिट, जो वेलोसिटी V है उसका एक कंपोनेंट है Vx। अच्छा ये Vx क्या है, V cos थीटा, Vx अपन जिसे बोल रहे हैं, ठीक है, उससे तो छोड़ते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो असलियत में, बहुत जो एक्सेलरेशन है वो असलियत में ये जो फोर्स है, यानी कि CV cos -CV cos थीटा अपॉन m, यानी कि जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है ये -CV, C की वैल्यू कितनी है 0.1, बिल्कुल सही, और m की वैल्यू है 200 ग्राम। माइनस क्यों लगाया, अपोजिट है, ठीक है, मैंने इधर CV cos थीटा लिया, x पे ही चर्चा करनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा V cos थीटा कितना है, Vx है, तो अपन C की वैल्यू रख दें 0.1, और इसको 200 ग्राम को क्या लिख सकते हैं 0.2 kg में लिखना होगा, तो 0.1 बाई 0.2, तो ये बन जाएगा -Vx/2। यानी कि आप ध्यान से तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन Vx, इज डिपेंडेंट ऑन Vx, ये इसकी थोड़ी अच्छी बात है। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें आता है, काइनेमेटिक्स चालू हुई सही बताऊं तो इसके बाद तो ठीक। अब क्या करें, क्या x को लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं dVx/dt इक्वल टू -Vx/2, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिखें, इसको देखो, लिखो dVx/Vx इक्वल टू -dt/2, ठीक है सर। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इनिशियली जब समय 0 था तो रफ्तार क्या थी, तो रफ्तार थी 135 एक्स डायरेक्शन में, देखो, और किसी भी टाइम t पर हमें x निकालना है तो पहले किसी टाइम t का फंक्शन निकाल लेंगे, तो किसी टाइम t पे Vx क्या होगा उसे Vx मान लेते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया, इसे अगर इंटीग्रेट करोगे तो इधर क्या आएगा, ln Vx/135, उधर कितना हो गया, सिंपल t, तो इसका डिफरेंशियल तो -t/2, यानी कि तुम ध्यान से देखो तो Vx की वैल्यू, कैलकुलेशन है थोड़ी, Vx की वैल्यू कितनी आई, उधर ले जाएंगे तो e की पावर में आएगा 135 e की पावर -t/2। और भी तरीके से कर सकते हैं, मैं काइनेमेटिक्स है बेसिकली, आपको ax ध्यान से देखो तो आपको ax और vx में रिलेशन पता पड़ गया, तो आपको x और टाइम में रिलेशन निकालना है, क्योंकि t = 2 सेकंड में निकालना है, तो वही करके दिखा। तो vx के लिए हो गया 135 e की पावर -t/2। आगे चलते हैं, तो vx की वैल्यू आई
135 e की पावर माइनस टी बाई टू, वी एक्स को लिख लो डी एक्स बाई डी टी, सो 135 e की पावर माइनस टी बाई टू डी टी, बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ अपने को समझ में आ रहा है, बिल्कुल ढंग से सब कुछ चल रहा है। तो अब अपन इसको दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर लें। समय शून्य पर अपन 0 पर थे, समय t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 0 से 2 सेकेंड पर अपने को जाना है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं अब अच्छे से, चाहो तो इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। देखो ध्यान से, तो ये अपनी इक्वेशन समझ में आ गई, तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसे ऐसे अच्छे से कर लेता हूँ। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ तुम्हें। तो ई की पावर, जो बेसिक बच्चे उनके हिसाब से ही समझा रहा हूँ, जो ज़्यादा पढ़े होंगे उनको तो आ ही जाएगा। क्या इस माइनस टी बाई टू को कुछ और वेरिएबल मान लें ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं कुछ भी, माइनस टी बाई टू को मान लेते हैं के। तो माइनस डी टी बाई टू इक्वल टू डी के, तो डी टी की वैल्यू आ गई माइनस टू डी के, ठीक है। लिमिट चेंज करने के लिए कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 135 तो बाहर कॉमन आ गया, इधर बच गया e की पावर k, और dt की जगह अपन ने लिख लिया माइनस टू डी के, ठीक है। तो ये आ गया माइनस इंटू टू, और ये आ गया डी के, लिमिट के लिए रख रहा हूँ। तो ये आ गया माइनस 270 इंटीग्रेशन e की पावर k डी के, ठीक है। और इधर x का x बन गया x माइनस 0, यही x हमें निकालना है। अब जब t 0 है तो k कितना है 0, और जब t की वैल्यू 2 सेकेंड है तो k की वैल्यू कितनी है -1। तो लिमिट लगा देते हैं, वही 0 से 2 सेकेंड की बजाय k की लगा दो, तो 0 से लेकर -1 तक ये लिमिट आ गई। तो -270, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन और छोटी करनी तो कर सकते हो, मैंने बहुत बेसिक से समझाया है, ठीक है। तो ये 1 e की पावर -1 यानी कि 1/e, हाँ बिल्कुल 1/e, और एक बार आ गया e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। e की वैल्यू 2.7 दी हुई है, तो ये हो गया -270 बाई 1/2.7 -1। तो देखो 1/2.7, 1 माइनस 2.7 इज -1.7, तो ये हो गया 270 इंटू 1.7 बाई 2.7, तो 270 ने इसको मार दिया, आंसर आया 170 मीटर। 170 मीटर, कोई दिक्कत और कष्ट वाली बात नहीं है। क्या कहानी समझ में आ गई? पीछे से देखो, देखो समझ में आया क्या बिल्कुल अच्छे से? हाँ सर 100% समझ में आया। क्या करा? बेसिक Vx, आप इसको Ax को Vx dx बाई dt लिख के भी इधर उधर करके कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मुझे अभी ये सही लगा तो मैंने ऐसे कर दिया, बाकी इसको 2-3 तरीके से करा जा सकता है। बेसिक कैलकुलेशन से मैंने आपको समझाया, तो आंसर आ गया 170 मीटर। अगले पे चलें क्या? तो चलो चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ, आओ। लास्ट सवाल क्या है? लास्ट सवाल में बोला है भाई एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, अपना सिंपल जो अपन डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं उस पर सवाल है, जोड़ने घटाने वाला सवाल है, अच्छे से करते हैं। इसने बोला कि थीटा नॉट एंगल से अपन ने छोड़ा, 330 मीटर पर सेकंड आपको रफ्तार दी गई है। बोला कि जब आपको छोड़ा तो बताओ ये ट्रांसमीटर और रिसीवर मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो सुनेगा रिसीवर, उसमें क्या डिफरेंस होगा। हमें लॉजिकली समझ में आता है कि जब ये ऐसे आएंगे दोनों, तो ये वी से भागेगा, ये वी से भागेगा, इस समय मैक्सिमम सुनाई देगी, जब उल्टे भागेंगे तो मिनिमम सुनाई देगी, हमें समझ में आता है। जब दोनों दूर जाएंगे तो ये होगा एफ मैक्स, अगर अपन इसी रिसीवर मान रहे हैं तो ये होगा एफ मैक्स सिचुएशन, और ये होगी एफ मिनिमम सिचुएशन। सबसे पहले वी निकाल लेते हैं। वी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे? ध्यान से देखो। एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे कि भाई अपन यहाँ से आए, इस जगह से अपन ऐसे यहाँ तक पहुँचे, तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो ये अपनी जो लेंथ होगी, ये थीटा से अपन ने छोड़ा तो ये हो गया एल कॉस थीटा। तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई वो हुई L1 माइनस कॉस थीटा की। तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mg L1 माइनस कॉस थीटा विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। m ने m को मार दिया, v की वैल्यू आई √2gl 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.9, देखो ये दे रखी 0.9, ओके। जी की वैल्यू 10 दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? एल की वैल्यू दे रखी है 8 मीटर। तो देखो लिख लेते हैं 2 × 10 × 8
इंटू 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9 इज 0.1, 0.1 और 10 खत्म हो गया, 2 इंटू 8 16, 4 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम आई। बस अब तो डॉपलर का सवाल है, देखो कैसे, देखो एफ मैक्स के लिए दोनों पास आएंगे, ये v और ये भी v। तो एफ मैक्स क्या लिखा जाएगा, एफ मैक्स लिखा जाएगा, अपनी जो पीछे फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 660 है ना, हाँ 660, तो लिखा जाएगा 660। जब दोनों पास आते हैं तो ऊपर प्लस आता है, यानी कि 330 प्लस 4 माइनस 330 माइनस 4, बिल्कुल सही, ठीक, ये आ गई। और जो एफ मिनिमम जब दोनों दूर जाते हैं वी से तो एफ मिनिमम आता है, बिल्कुल सही। तो अपन ने क्या लिखा, एफ मिनिमम अपन ने लिखा कितना, अपन ने एफ मिनिमम लिखा 660 इंटू 330 माइनस 4 अपॉन 330 प्लस 4, ठीक है। तो ये अपने को वैल्यू समझ में आ गई, तो ये लिख दिया 660 इंटू 330 माइनस 4 इज 326 अपॉन 334, और यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लिया 660 इंटू 334 अपॉन 326। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या पूछा है पीछे सवाल में, देखो उन्होंने पीछे सवाल में पूछा है कि एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, द मैक्सिमम वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी एज मेजर। तो मैक्सिमम वेरिएशन तो एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम, जाहिर सी बात है यही अपने को करना है। तो जब दोनों को माइनस करोगे एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम, तो दोनों को माइनस करो तो 660, ये 660 कॉमन आ गया दोनों में से, इसमें से इसको माइनस करो तो 334 बाई 326 माइनस 326 बाई 334, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 660, जो बच्चे कैलकुलेशन करते हैं उनको बता दूं ये इतनी करनी पड़ती है, तो 326 इंटू 334, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो 334 का स्क्वायर आएगा और इधर 326 का स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इधर लिख लेता हूँ 660 इंटू इधर 334 प्लस 326 करोगे तो 660 इंटू 8 बाई 326 इंटू 334। अब अपना इसको अप्रॉक्सीमेटली जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 32 के आसपास आएगा। मैं पूरी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, पर एक इतनी ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको समझना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। हालांकि आपको दिखाई देगा 660 से आपको दिखाई समझ में आएगा कैसे काटना है, बट फिर भी तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 32। तो इसका आंसर आ गया 32। तो पेपर 2 जो आपको टफ लग रहा था, अगर ध्यान से सोचो, उसे ढंग से समझा जाए तो हाँ मैं मानो लेंदी है, टफ है, बट अगर धीरे धीरे करा जाए तो सॉल्वेबल है, आराम से करा जा सकता है। ऐसी कोई क्रांतिकारी चीज़ नहीं है जो तुम्हें क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, सब क्लास में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। हम बार बार वही बोलते हैं कि सवाल रिपीट नहीं होगा पर कॉन्सेप्ट सारे रिपीट होंगे। तो आशा करता हूँ जिस पेपर को टफ बोला गया उसको ध्यान से अपन समझ पाए और ये यात्रा आपकी अच्छी रही होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।